रात को वो सो रहे हैं और एकदम से अचानक से पैर के बड़े अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। ये दर्द बहुत सीवियर होता है और इतना सीवियर कि अक्सर नींद से इंसान उठ जाता है। लेकिन हर पेशेंट जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है उसके जोड़ खराब हो हमेशा नहीं होता। उनकी एक फ़ोटो शूट या कोई मॉडलिंग शूट था, वो भी उनको मिस करना पड़ा बिकॉज कि एक दिन पहले उनको सीवियर पेन हो गया। जो लोग प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं या बॉडी उतने प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है प्रॉपर्ली, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है। एक और अगर मैं पेशेंट की बात करूँ तो ही वॉज लाइक कि मैं अल्कोहल टोटल कट डाउन नहीं कर सकता, मेरी सोशल रिक्वायरमेंट भी है। लोग तो जो जिनको हम पार्टी एनिमल्स कहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं। ये मेल्स में ज़्यादा होता है, मेन में इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। एकदम से अचानक सोते सोते पेन होगा या अर्ली मॉर्निंग में होगा और दर्द से ही आँख खुलती है। काफ़ी बार यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ गया, गाउट हो गया, वो हमारे पास आते हैं सैटरडे संडे के दिन। अच्छा। क्योंकि फ्राइडे को पार्टी कर ली, हो सकता है सैटरडे को भी एक और पार्टी कर ली और उसके बाद संडे को एकदम से लेवल शूट अप हो गया। ये मेल्स में ज़्यादा होता है, मेन में। यूरिक एसिड के पेशेंट्स में या गाउट के पेशेंट्स में हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करें। स्पेशलाइज तरह के कैंसर हैं पहला जिसमें कि यूरिक एसिड अपने आप से ज़्यादा बनता है शरीर में। ठंडे कंट्रीज़, नॉन वेजिटेरियन हैबिट, लेस वाटर इनटेक, उन कारणों से उन देशों में यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। हाय एंड वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। मैं हूं आपके साथ वर्षा दुबे और आज के हमारे सेशन में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। एक्चुअल में गाउट होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हेलो डॉक्टर। Hello, how are you? I'm good. How are you? All good, ma'am. Welcome to NBT स्वास्थ्य चर्चा। Thank you. Thanks a lot for having me here. Thank you so much सर, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और आज जिस सेशन के बारे में, आज जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है गाउट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से लोग हैं आई थिंक जिन्होंने गाउट के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। हम अर्थराइटिस के बारे में जानते हैं, हम अदर जो जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में गाउट होता क्या है। गाउट बीमारी अपने आप में बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोग इसको यूरिक एसिड की दिक्कत के नाम से जानते हैं। गाउट एक मेडिकल टर्म है। ज़्यादातर लोग जिनको की दिक्कत हुई है गाउट की, उनको जब डॉक्टर बताते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है जिसकी वजह से दिक्कत हुई है, तो वो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो वो जानते हैं वो रहती है यूरिक एसिड की दिक्कत। तो शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अब वो दो कारणों से बढ़ता है कि जैसे किसी का शरीर यूरिक एसिड निकाल ना पा रहा हो, या दूसरा वो कि इसका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा रहा हो। तो इन दोनों सिचुएशन में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो शरीर में कहीं इकट्ठा होने लग जाता है जिसकी वजह से कि दर्द होने लगता है या दिक्कत होने लगती है, उस सिचुएशन को हम गाउट कहते हैं या यूरिक एसिड की दिक्कत कहते हैं आम भाषा में। ओके। और गाउट कैसे पता चलता है कि किसी की बॉडी में गाउट की प्रॉब्लम हो रही है? क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं? जो सबसे पहला सिम्टम या कॉमन सिम्टम आता है पेशेंट को, वो ये है कि जैसे रात को वो सो रहे हैं और एकदम से अचानक से पैर के बड़े अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। ये दर्द बहुत सीवियर होता है और इतना सीवियर कि अक्सर नींद से इंसान उठ जाता है, उन्हें लगता है पता नहीं एकदम से क्या हो गया, अंगूठा सूज जाता है, लाल हो जाता है और चलने में दिक्कत होती है। तो नॉर्मली गाउट का जो अटैक होता है ये रात में पड़ता है। और इसका कारण ये रहता है कि जैसे अगर यूरिक एसिड किसी भी कारण से बढ़ा शरीर में, रात को जब सो रहे होते हैं, उस जो हमारा घुटने से नीचे का भाग होता है वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, जिसको कि हम टॉफ़ी क्रिस्टल्स कहते हैं, वो जमा होने लगते हैं। तो जब नींद में होता है, इंसान सो रहा होता है, एकदम से वो जमा हो जाता है, एक लेवल से ऊपर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, तो इस तरह से सीवियर दर्द शुरू हो जाता है, मोस्टली बड़े अंगूठे के टो के जॉइंट में। ओके। और किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, जॉइंट्स में? ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन है घुटने से नीचे, क्योंकि ये अगर हम बायोकेमिस्ट्री वाइज देखें तो ये क्रिस्टल्स हैवी होते हैं। तो जब हम खड़े हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं या बैठे होते हैं, जैसे आप और मैं अभी बैठे हैं जी, तो जो भाग ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा जहाँ पे ग्रेविटी पड़ रही है वो है घुटने के नीचे का। तो इसलिए गाउटी अर्थराइटिस टिपिकली घुटने से नीचे के भाग में होता है, लेकिन ये बाकी के शरीर के हिस्सों में भी हो सकता है। या अगर किसी को क्रोनिकली यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा रहते हैं जी, तो ये भी हो सकता है कि वो डिफ्यूज बॉडी पेन सिंड्रोम के साथ है, जिसका मतलब ये है कि
पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि मेरे को यहाँ की मसल में भी दर्द होता है, यहाँ के जॉइंट में भी, यहाँ के जॉइंट में भी। तो तब एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये भी बनता है कि क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन सोचते हैं कि कहीं गाउट की वजह से या यूरिक एसिड की वजह से तो दिक्कत नहीं है। तो जब हम चेक कराते हैं तो कितनी बार पेशेंट्स को डिफ्यूज पेन हो रहे होते हैं लेकिन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। ओके, सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस ओनली। यस, वी कैन से इट्स अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। लेकिन जैसे अर्थराइटिस होता है, जब हम टर्म यूज करते हैं अर्थराइटिस, उसका मतलब है कि जोड़ों का खराब होना। लेकिन हर पेशेंट जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है उसके जोड़ खराब हो हमेशा नहीं होता। और ज़्यादातर कंडीशन में तो पेशेंट को, जैसे अगर पहली बार अर्थराइटिस, इसका गाउट का दर्द हुआ, तो जैसे वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको देखेंगे, बताएंगे ठीक है आपको मेरी तरफ से ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ये दोबारा आपको ना हो। उस सिचुएशन में ज़्यादातर पेशेंट्स जो कि अवेयर हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो उन 4 या 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि दोबारा इस तरह से उनको दर्द ना हो। तो जो पेशेंट्स ध्यान रख लेते हैं, बार बार यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देते हैं, उन लोगों की स्थिति फ्रैंक अर्थराइटिस तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर कोई इग्नोरेंट है हेल्थ के लिए या किसी सिचुएशन में यूरिक एसिड का बढ़ना हम रोक ही नहीं पा रहे, जैसे अगर कोई कैंसर की ड्रग्स पे है या किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड एक लेवल से ऊपर रहता ही रहता है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देंगे तो भी ऊपर की तरफ ही रहता है। उन सिचुएशंस में ये हो सकता है कि पेशेंट कुछ सालों बाद फ्रैंक गाउटी अर्थराइटिस लेके प्रेजेंट करे, जिसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से जोड़ ही खराब होने अब शुरू हो गए। ओके, तो तब उसको हम फ्रैंक अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है डॉक्टर, अभी आपने बताया क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, मेनली किन कारणों की वजह से गाउट की प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, नॉर्मली अगर हम ब्रॉडली देखें तो 2 कारण होते हैं। एक तो वो कि शरीर यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बना रहा है या शरीर यूरिक एसिड को निकाल नहीं पा रहा है। अब जो इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं वो नॉर्मली ये होते हैं कि जैसे अगर कोई पेशेंट है जो पानी कम पी रहा है या बॉडी में हाइड्रेशन की कमी है, यूरिक एसिड निकल नहीं पा रहा है यूरिन से, तो वो एक बड़ा कॉमन कारण है। ये खास तौर से उन लोगों में मिलता है जैसे कि जो किसी एपिसोड की वजह से पानी कम पी रहे हों, जैसे घूमने चले गए दोस्तों के साथ कहीं ठंडी जगह, वहाँ पानी कम पी रहे हैं, या कोई ऐसी जगह चला गया जहाँ पे कि धूप बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वहाँ पे भी पानी जितना पीना चाहिए उतना नहीं पी रहे, तो बॉडी में यूरिन कम निकलता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी में जमा हो जाता है। तो सबसे कॉमन कारण है अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा ये रहता है कि रेड मीट जो होता है, जो लोग रेड मीट खाते हैं जैसे बीफ हो गया, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो नॉन वेजिटेरियंस में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा होता है अगर वेजिटेरियन कोई जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे है, उनमें भी होता है, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से हमारा यूरिक एसिड बनता है। तो जो लोग प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं या बॉडी उतने प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके सिवा अल्कोहल, खासतौर से बियर लेना, वो एक बहुत कॉमन कारण है जिससे कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ सकता है। इसके सिवा के कुछ माइनर फैक्टर्स रहते हैं, जैसे अगर किसी ने बहुत हैवी एक्सरसाइज करी, मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तब हो सकता है, या उन सिचुएशंस में जिनमें कि मसल ब्रेकडाउन किसी का वैसे भी हो रहा हो दूसरे कारणों से, जैसे अगर किसी को मायोपैथीज जैसी बीमारियां हैं, उन लोगों में भी मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होते हैं, उस सिचुएशन में भी हो सकता है। या फिर अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म किसी भी कारण से अफेक्टेड है तब हो सकता है। काफ़ी सारी दवाइयाँ भी होती हैं जिनसे कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जैसे कैंसर की दवाइयाँ, या फिर कभी कभी हम देखते हैं टीबी के मरीजों में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि टीबी की जो दवाइयाँ चलती हैं उससे भी यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो ग्रॉसली ये 7 तरह के सिचुएशंस हैं या 7 कारण हैं जो कि यूरिक एसिड को शरीर में बढ़ा सकते हैं। कैंसर की वजह से कैसे होता है? कैंसर की वजह से इसलिए होता है कि कुछ स्पेशलाइज तरह के कैंसर हैं, पहला जिसमें कि यूरिक एसिड अपने आप से ज़्यादा बनता है शरीर में। दूसरा ये होता है कि कभी कभी हमें दवाइयाँ ऐसी देनी पड़ती हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। और तीसरा वो सिचुएशंस जिसमें कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन ना कर पा रही हो, क्योंकि मेन काम तो किडनी का है यूरिक एसिड को बाहर फ्लश करना। तो काफ़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो कि एक बड़ा कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो है कि पेशेंट को कैंसर है, दवाई भी देनी जरूरी है कैंसर की, और यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमको प्रोज एंड कॉन्स देख के उस हिसाब से दवाई की डोज को एडजस्ट करना पड़ता है।
ओके, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत अलग अलग तरीके के आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपकी अब तक की इस जो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या सबसे सीरियस केस आपके पास आया है? सबसे सीरियस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पेशेंट था जो कि बार बार हमारे पास यूरिक एसिड की वजह से आता था दिक्कत लेके। वो एक बिजी एग्जीक्यूटिव था, ट्रैवलिंग बहुत रहती थी। ओके। तो हम कहते थे सर आप बाहर जाते हो तो कम से कम पानी पी लो आप अच्छे से कम यूरिक एसिड ना बढ़ने दो। वो कहते थे कि उनका मतलब सोशल इंटरेक्शन इतना बार बार, जैसे किसी के साथ ट्रैवल करना है या मीटिंग में उठ के पानी मतलब बाथरूम नहीं जा सकते। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम उस तरह के पेशेंट्स को खास तौर से समझाते हैं कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, सोशल फंक्शंस में भी हो, आप पानी पीना कम मत करो। जैसे अगर 3 लीटर पानी पीना है दिन में, उनको हम कहते हैं आप 4 पियो, लेकिन फिर वो कहते हैं मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, या अगर मैं किसी सोशल फंक्शन में हूँ या बिजनेस मीटिंग में, वो ऑकवर्ड लगता है। तो काफ़ी बार लाइफस्टाइल रिलेटेड भी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे पेशेंट को पता होते हुए भी वो सही चीज़ नहीं कर पाते। जैसे हम एक और अगर मैं पेशेंट की बात करूं तो ही वॉज लाइक कि मैं अल्कोहल टोटल कट डाउन नहीं कर सकता, मेरी सोशल रिक्वायरमेंट भी है। अच्छा। तो उस वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं वो बार बार यूरिक एसिड की दिक्कत से आते रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फूड हैबिट नहीं कंट्रोल कर पाते, कि जिनको नॉनवेज खाना ही खाना है, वो कहते हैं कि मेरा तो खाए बिना काम चलेगा नहीं। तो काफ़ी बार पेशेंट्स जो होते हैं वो ऐसी दिक्कतों के साथ आते हैं वेयर दे आर नॉट रेडी टू मॉडिफाई देयर लाइफस्टाइल्स। उस सिचुएशन में हमें काफ़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि हम उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर या बिकॉज ऑफ अनएक्सेप्टेंस दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो दी मेडिकल एडवाइस 100%। तो उसमें एक पेशेंट हमारे खास तौर से था जिनका कि मेरे ख्याल से वो मॉडलिंग इंडस्ट्री या किसी वैसे में थे जहाँ पे कि मतलब फिटनेस और उन सब पे उनको काफ़ी ध्यान देना है। उनकी एक फ़ोटो शूट या थी या कोई मॉडलिंग शूट था, वो भी उनको मिस करना पड़ा बिकॉज कि एक दिन पहले उनको सीवियर पेन हो गया। बाप रे। तो वैसी सिचुएशंस होती हैं कि जब पेशेंट फ़ोन करता है हमें कि डॉक्टर मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरा ट्रीटमेंट तो आपसे चल ही रहा है, अब मेरे को इतना सीवियर पेन होगा, मैं क्या करूँ लास्ट मोमेंट। हाँ, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ तरीका है? इंस्टेंट रिलीफ के लिए जैसी पेशेंट हमारे पास आता है ओपीडी में, सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि पैर को या जो भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, मोस्टली पैर ही होता है, उसको वो ऊपर रखें, उस पर बर्फ़ लगाएं और वो पानी पीना बढ़ाएं। ओके। ज़्यादातर सिचुएशंस में हमने देखा है कि जब एक बार क्रिस्टल्स बन के सेटल हो जाते हैं, तब अगर हम यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट भी करें तो भी वो नॉर्मल आ जाता है। तो काफ़ी पेशेंट्स को ये भी लगता है कि मैंने टेस्ट कराया, नॉर्मल आ गया है, लेकिन फिर क्यों दिक्कत हो रही है। तो उन क्रिस्टल्स को वॉश आउट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो कोई भी यूरिक एसिड या गाउट का पेशेंट कर सकता है वो ये है कि अगर पैर में दर्द हो रहा है, पैर को ऊपर रखे, उसमें बर्फ़ लगाए, पानी पिए ताकि वो वॉश आउट हो। और फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो भी आपके पास पेन मेडिसिन है, अगर घर में कोई इमरजेंसी में कोई पेन मेडिसिन है आप वो लो, नहीं तो कितनी बार पेशेंट हमारे पास इतने पेन में आता है कि हमें एडमिट भी करना पड़ता है, इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, तब जाके पेन कम होता है। बाप रे। और इन पेशेंट्स को फ्यूचर हिदायत यही होती है कि पानी अच्छा पिएं, अल्कोहल ना पिएं और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें, या वो डाइट फॉलो करें जिसमें कि प्रोटीन जितना रिक्वायर्ड है बस उतना हो, एक्सेसिव ना हो। तो नॉनवेज की वजह से क्यों इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है? क्योंकि नॉनवेज एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ओके। और जो यूरिक एसिड है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ही ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो वो सिचुएशंस में जहाँ शरीर इफेक्टिवली उसको वॉश आउट नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में अगर हम नॉनवेज खाएंगे ज़्यादा या फिर हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे ज़्यादा, तो ऑलरेडी एक तो शरीर की क्षमता कम है ब्रेक डाउन करने की, और दूसरा अगर शरीर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, हम ऊपर से और प्रोटीन दे रहे हैं, तो इनवेरिएबली उस पेशेंट को काफ़ी चांसेस हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और इस तरह से अर्थराइटिस फ्लेयर अप हो जाएगा। और इसके अलावा किस तरह के लोग जो होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? प्रोन किस तरह के लोग होते हैं? ज़्यादातर लोग तो जो जिनको हम पार्टी एनिमल्स कहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं। पार्टी एनिमल से मेरा मतलब ये है जिनको ये कंट्रोल नहीं रहता कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पर पार्टी में पहुंच गए। इसलिए काफ़ी बार यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ गया, गाउट हो गया, वो हमारे पास आते हैं सैटरडे संडे के दिन। अच्छा। क्योंकि फ्राइडे को पार्टी कर ली, हो सकता है सैटरडे को भी एक और पार्टी कर ली, और उसके बाद संडे को एकदम से लेवल शूट अप हो गया। तो वो जो सिचुएशंस हैं या वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता चलता कितना अल्कोहल लेना है या पी ली, इसका ये नहीं पता चलता कि मेरे को तो डॉक्टर ने मीट अवॉइड करने को बोला था, खा लिया, वो लोग हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली झेलते हैं।
आपने बताया कि प्रोटीन अगर आप ज़्यादा उस तरीके के फूड आइटम्स लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, ये ट्रिगर भी हो सकता है। और किस तरह के फूड आइटम्स हैं जिनको गाउट होने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको वो अवॉइड करने हैं? एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जैसे फ्रूट शुगर जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज। हाँ। तो फ्रक्टोज भी एक ऐसी चीज़ है जो कि यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती है, मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है या प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को बढ़ाती है। तो फ्रक्टोज अगर आप वैसे देखें जैसे हनी में होता है या फ्रूट शुगर में है, लेकिन इसी तरह के कॉर्न सिरप एक चीज़ होती है उसमें भी फ्रक्टोज बहुत होता है। तो मतलब सिर्फ अगर हमने नॉन वेज अवॉइड कर लिया या हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड कर ली वो भी काफ़ी नहीं है। तो साथ में अगर हम फ्रक्टोज प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करें तब भी इट हेल्प्स इन अ बिग वे टू रिड्यूस द यूरिक एसिड लेवल। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। नॉर्मली वेजिटेरियंस में एक मिसकंसेप्शन है कि हम फ्रूट्स कितना भी खा लें, बट अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स खाना भी एक लिमिट में ही इम्पॉर्टेंट सही है। और किस तरह के फूड आइटम्स हेल्पफुल हो सकते हैं? नॉर्मली तो फूड आइटम्स से ज़्यादा जो हाइड्रेशन है वो हेल्प करता है। अच्छा। फूड आइटम्स में तो आप अपनी डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से या अपनी जो भी फैमिली आपकी हैबिट्स हैं उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके फैमिली में क्या चीज़ें आराम से आप रोज़ खाने में ले सकते हैं, जो कि जिसमें कि प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ओके। लेकिन हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंट्रोल करना है और आप कर भी सकते हैं। तो हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर कोई 3 लीटर पानी पीता है दिन में, सपोजिंग अगर हम दिल्ली की बात करें, सर्दियाँ हो जाती है पानी पीना कम हो जाता है, गर्मियाँ होती हैं पानी पीना बढ़ जाता है। उस सिचुएशन में भी हम ये कहते हैं 3 लीटर्स ऑफ मिनिमम फ्लूइड इंटेक शुड बी देयर। 3 लीटर पानी के बाद भी यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हम कहते हैं 4 पियो 4.5 पियो, वो ज़रूरी है। तो इसलिए पानी पीते रहना ज़रूरी है, वो इसलिए भी ताकि सिर्फ अगर हम यूरिक एसिड की बात करें, यूरिक एसिड तो वॉश आउट होता ही है, लेकिन अगर हम पानी पिएंगे तो और भी बहुत सारे माइनर ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम से बाहर फ्लश आउट होते रहते हैं। मतलब हाइड्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यूरिक एसिड के पेशेंट्स में या गाउट के पेशेंट्स में हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। सर मुझे एक चीज़ जाननी थी, जैसे हमने गाउट के बारे में काफ़ी कॉन्वर्जेशन की, गाउट और अर्थराइटिस कैसे अलग अलग, मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे होता है? अर्थराइटिस एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कि बहुत तरह के अर्थराइटिस आते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, या सीरोनेगेटिव अर्थराइटिस हो गया, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। उसी में अगर गाउट की वजह से कोई जोड़ खराब हो रहा है तो हम उसको गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। मतलब गाउटी अर्थराइटिस एक सपोजिंगली इट्स अ एंड प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड इन्फ्लेमेशंस इन अ जॉइंट बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। जैसे पहला एपिसोड हुआ उसमें जॉइंट खराब नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को बार बार हो रहा है सेम जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हुए जा रहे हैं तो अल्टीमेटली फिर एक ना एक दिन वो अर्थराइटिस तक पहुंच ही जाएगा। मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है वो गाउट होता है? इनिशियल स्टेज होती है यूरिक एसिड बढ़ना, ओके। उससे जो तकलीफ हो जाती है, जो अर्थराइटिस शुरू होता है, जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं वो गाउट होता है, जिसमें कि सूजन दर्द होना वो सब होता है। जब वो बार बार होता रहे जिससे कि वो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होके जॉइंट का कार्टिलेज खराब करने लगे, उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। ओके। मतलब पहले आपका यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है, उसके बाद आपको क्रिस्टल्स बनने शुरू हो रहे हैं, देन वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। सो इट्स अ प्रोसेस ओनली। इट्स अ प्रोसेस बट नॉर्मली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ज़्यादातर तो पेशेंट ही दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद इतने अक्लमंद हो जाते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं कि ना मैं अब अल्कोहल पीऊँगा, ना मैं नॉनवेज खाऊंगा और पानी भी खूब पीऊँगा। इस सिचुएशन में ज़्यादातर ऑलमोस्ट 100 में से 95 मरीज जो होते हैं वो अक्लमंद हो जाते हैं और अपना ध्यान रखने लगते हैं। सिर्फ जो बचे हुए 5% हैं उनमें ये होता है कि वो पहले एपिसोड को नेगलेक्ट करते हैं कि ठीक है एक बार हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे एपिसोड तक तो वो भी अक्लमंद हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें कि 1000 पेशेंट्स को अगर यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रहा है, उसमें से कोई एक ही होगा जो कि इसको इतना बढ़ने दे कि उसको लास्ट में गाउटी अर्थराइटिस हो जाए। ओके। और दर्द जहाँ पे गाउट बन रहा है उसी पोजीशन पे होता है? हाँ, जैसे अगर हम बात करें कि किसी को एंकल में गाउट हो गया, ठीक है, या ग्रेट टो में हो गया, तो नॉर्मली उसी जोड़ में जब 10-12 बार इस तरह से जो मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, तब जाके अर्थराइटिक के चेंजेस शुरू होते हैं। ओके। तो वो एक ही जॉइंट जहाँ पे बार बार हो रहा है वो अर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है। और जनरलाइज्ड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट या अर्थराइटिस गाउट में उन लोगों को होता है जिनको कि कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, जैसे कि शरीर में किसी भी कारण से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स
या यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ ही रह रहा है। उन सिचुएशंस में हमें दिखता है कि जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स या जॉइंट पेन्स रहता है, लेकिन नॉर्मली इस सिचुएशन का जो पेशेंट होता है वो रेगुलर मेडिसिन पे होता है गाउट के लिए। तो वो लोग अपने रिपीटेड चेक्स भी कराते रहते हैं, या अगर फॉलोअप्स भी करा रहे हैं तो भी डॉक्टर यूरिक एसिड लेवल चेक करते रहते हैं। तो उस स्टेज तक पहुंचने नहीं देते जहाँ पे कि पहुंच के मल्टीपल जॉइंट्स में आपको अर्थराइटिस मिले गाउट की वजह से। मतलब पहले ही आप ट्रीट कर लेते हैं उसको। हाँ, और इन पेशेंट्स को हम नॉर्मली जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें ऊपर मार्क भी कर देते हैं कि अगर मेरे पास नहीं आके अगली बार वो किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जैसे ही वहाँ पे पेपर दिखाएंगे उस डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी है। डॉक्टर, मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इंडिया में इतना नहीं है, ऐसा क्यों? वेस्टर्न कंट्रीज़ में खास तौर से जो ठंडे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वाटर इनटेक कम है एंड देयर डिपेंडेंसी ऑन नॉन वेज फूड इज़ हायर। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से कि वहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। और साथ में अगर वो ठंडे कंट्रीज़ हैं तो वहाँ अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है। ओके। तो ओवरऑल अगर हम देखें ठंडे कंट्रीज़, नॉन वेजिटेरियन हैबिट, लेस वाटर इनटेक, उन कारणों से उन देशों में यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे कल्चर में हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस कम है। हमारे सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस भी ऐसे नहीं है कि जहाँ हफ्ते में 2 या 3 बार उनके घर में नॉन वेज बनता हो, एंड दे आर वेरी मच ओपन टू वेजिटेरियन फूड ऑल्सो। वाटर कंजप्शन इज ऑल्सो बेटर इन इंडिया एंड नॉट द अल्कोहल कंजप्शन above the age of 18 is less as compared to other western countries। तो इंडियन पॉपुलेशन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी डाइटरी हैबिट जो है लो ऑन प्रोटीन है या मॉडरेट ऑन प्रोटीन है, हाई ऑन प्रोटीन नहीं है, या नॉन वेज बेस्ड डाइट नहीं है हमारी। और इंडिया में अल्कोहल जो है इट इज़ स्टिल नॉट अ एक्सेप्टेड फैमिली नॉर्म। जैसे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या रशिया की बात करें तो अल्कोहल कंजप्शन इज़ मोर ऑफ अ फैमिली एक्सेप्टेड नॉर्म। इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई जॉइंट फैमिली है या जॉइंट फैमिली नहीं भी है, न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो भी अगर फादर को या मदर को अल्कोहल कंजप्शन ओकेजनली करना हो तो ये देखते हैं कि कम से कम बच्चों के सामने तो ना करें। ट्रू। या अगर पेरेंट्स रह रहे हैं साथ में तो उनको ये है कि ठीक है अगर मैंने पी है तो कम से कम मैं इतनी नहीं पीऊँ कि भाई घर जाने में मम्मी के सामने शर्म आए। आई थिंक बहुत रेयर ही है कि घर में अल्कोहल पीते हैं लोग इंडिया में। हाँ, वो कल्चर इंडिया में कम है। तो ओवरऑल हमारी कंट्री में हमको गाउट से होने वाले अर्थराइटिस के केसेस भी कम मिलते हैं, क्योंकि एक तो फूड हैबिट हमारी बेटर है और थोड़ा सोशल नॉर्म्स जो हैं हमारी दे आर लेस इन फेवर ऑफ डेली अल्कोहल कंजप्शन या फैमिली अल्कोहल कंजप्शन। हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेंड नहीं है कि घरों में लोग पी रहे हो या पीते भी हैं तो शर्म करते हैं। तो उस हिसाब से हमारी कल्चर भी जो है हमारे लिए फेवरेबल है कि कम से कम इस तरह से रिपीटेड गाउटी अटैक्स वाले पेशेंट जो हैं वो इंडिया में कम है। एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट तो रहता ही है कि नहीं वो मेंटेन करना ही है। हाँ, और ज़्यादातर केसेस में तो आजकल तो वाइफ भी धमका देती है अगर पिए तो घर मत आना। ये चीज़ तो आई थिंक इंडिया में बहुत से मेन का आई थिंक यही प्रॉब्लम है कि घर तो नहीं जा सकते। अगर हमने पिया है, अगर हमने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो घर तो अब जाना ऑप्शन है ही नहीं। उस सिचुएशन में या उन चक्करों में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि आदमी खुद ही कहते हैं नहीं यार घर पिया तो वो घर में घुसने नहीं देंगे, फालतू का कलेश कौन झेले। कौन झेले। बिल्कुल। डॉक्टर, हमने अभी गाउट के बारे में आपसे समझा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं और किस तरह के लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स देख रही थी, वहाँ पे कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि एक टाइम पे जब मुझे गाउट हुआ तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था क्योंकि ये इतना स्कैरी दिखता है, लोग इतना कॉन्फिडेंट फील भी नहीं करते। तो आई एम श्योर आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। रिसेंटली अभी थोड़े दिनों पहले एक पेशेंट आया था जो कि रात को करीब 2-3 बजे आए एंड ही वाज इन सो मच ऑफ पेन, ही वाज नॉट एबल टू गेट अप एंड इवन गो टू बाथरूम। तो वो आए, उनको हमने एडमिट किया, उनके टेस्ट हुए, काफ़ी उनको पेन किलर्स लगी, तब जाके नेक्स्ट डे तक वो थोड़े सेटल डाउन हुए। तो काफ़ी बार क्या है, गाउट इज़ मोर ऑफ अ अनअनाउंस्ड डिजीज़। जैसे हमें कोई सुबह इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है उसमें जाना है या किसी को ट्रैवल करना है, उस सिचुएशंस में क्या होता है अगर इसका एक्यूट अटैक पड़ जाए तो आपका जो भी प्लान है आपको पोस्टपोन ही करना पड़ता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे अगर उनको फ्लाइट में इसका अटैक शुरू हुआ, पेन शुरू हुआ अर्थराइटिस का, तो कितनी बार तो ये होता है कि जब तक वो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, उतर के सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है। और ख़ास तौर से ये हम तब होता है जब कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहा हो, कनेक्टिंग फ्लाइट्स हो,
कि पानी कम पिया है, उन सिचुएशंस में। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो इस तरह के एक्यूट एपिसोड्स के साथ आते हैं वो आते हैं सैटरडे को या संडे को, या आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल, या ट्रैवल फ्रॉम अ वेरी कोल्ड प्लेस जहाँ उन्होंने पानी कम पिया हो, या फिर ट्रैवल फ्रॉम अ वेरी हॉट प्लेस जहाँ पे कि हॉट वेव्स चल रही हो, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, उस तरह की सिचुएशंस हो। तो जैसे आपने बताया कि अगर हाइड्रेशन कम होता है, ये एकदम से तो ट्रिगर नहीं होता होगा पेन, पहले कुछ हिस्ट्री तो रही होगी? नॉर्मली इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। एकदम से अचानक सोते सोते पेन होगा या अर्ली मॉर्निंग में होगा और दर्द से ही आंख खुलती है। अच्छा। सिर्फ जिन लोगों को क्रोनिकली यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहते हैं उन लोगों को पता चलता है कि हाथ में दर्द हो रहा है या इधर दर्द है 2 हफ्ते से या 2 महीने से, बट वो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर तो अटैक पेन, मतलब एक्यूट अटैक के साथ ही आने वाले पेशेंट्स होते हैं। आई थिंक नर्व कंप्रेशन भी होता है, और उसमें क्या डिफरेंस होता है गाउट और नर्व कंप्रेशन में? एक्यूट नर्व कंप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो पेन के साथ साथ नमनेस और टिंगलिंग के भी होते हैं। अच्छा। लेकिन गाउट का जो पेन होता है दैट इज़ अ प्योर पेन, और उसमें क्या है, जॉइंट में सूजन दिखेगी, लाल दिखेगा। लेकिन जो नर्व रिलेटेड पेन्स होते हैं उसमें सूजन या लाल होना नहीं दिखता, उसमें पेन होता है और साथ में हाथ में ऐसा लगेगा या पैर में ऐसा लगेगा कि सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा, नमनेस रहेगी, या किसी किसी को फ्रैंक पैरालिसिस भी हो सकता है। क्या पूरे बॉडी के पार्ट में पेन स्प्रेड होता है? नर्व रिलेटेड पेन्स नॉर्मली नर्व के उस भाग में जाते हैं जहाँ पे कि नर्व सप्लाई कर रही है। जैसे आपने अगर एक चीज़ सुनी हो जिसमें कि सैटरडे नाइट पाल्सी कहते हैं, काफ़ी लोग क्या होता है कि जैसे पार्टी करी उन्होंने, उसके बाद उनको ये नहीं पता कहाँ सोना है, कैसे सोना है, और अगर अल्कोहल भी लिया हुआ है तो कुर्सी पे ही सो जाते हैं, तो ऐसे इस तरह से सो जाते हैं। हाँ। तो सुबह जब उठते हैं तो यहाँ से एक नर्व जो जारी होती है वो दब गई होती है, तो जब सुबह उठेंगे उनको पता चलेगा हाथ ही काम नहीं कर रहा है, या हाथ में बहुत दर्द है, सुनपन है, भारीपन है। तो वो सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक कोई नर्व दब गई, वो नर्व दबने से वो नर्व का जो काम है वो हैम्पर होता है। अगर उसका नर्व का काम है हाथ को ऊपर नीचे करना, तो वो चीज़ नहीं होगी। सुबह उठेगा पेशेंट, उसको लेगा क्या हो गया, एकदम से हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। तो वो प्रेजेंटेशन वाइज गाउट और नर्व रिलेटेड पेन्स में फ़र्क रहता है। ओके। और जो गाउट प्रॉब्लम्स हैं क्या ये जेनेटिक होती है? गाउट की प्रॉब्लम जेनेटिक हो सकती है अगर किसी की फैमिली में टेंडेंसी है कि यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहने की, या किडनी डिस्फंक्शन की, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की। उन सिचुएशन में काफ़ी बार एक ही पेशेंट, मतलब एक ही फैमिली के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और सबके एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, या सबको रिपीटेड अटैक्स ऑफ गाउट पड़ रहा होता है। तो उस सिचुएशन में हम फिर इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि वो क्या चीज़ कॉमन है इस फैमिली में जिसकी वजह से कि इनको रिपीटेड अटैक्स पड़ रहे हैं। मतलब जेनेटिकली स्प्रेड हो सकता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी फादर को गाउट की प्रॉब्लम हो तो बेटे को होगी होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम है भी, मेटाबॉलिज्म कुछ हद तक अफेक्टेड है भी, तो भी अगर जैसे बेटे के पानी पीने की आदत है कि पानी खूब पीता है, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीता है या 2 गिलास पानी पीता है, हो सकता है उस बच्चे को उम्र भर ना पता चले कि उसकी फैमिली में इस तरह की टेंडेंसी थी। तो इट इज़ नॉट अ रूल कि अगर फैमिली में रन कर रहा है किसी को गाउटी अर्थराइटिस तो आगे भी रन करेगा ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। डॉक्टर, आपको लगता है कि आज इंडिया में गाउट के बारे में लोग इतना अवेयर हैं? नॉर्मली गाउट के बारे में अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो इंडिया में सिर्फ जो पेशेंट है जिसको कि बीमारी है या जो फैमिली में रन कर रही है उन्हीं को इसके बारे में पता है। ओवरऑल गाउट जो है ये एक जनरल अवेयरनेस का थीम या टॉपिक नहीं है इंडिया में। इसका कारण ये भी है कि किस पेशेंट को या किस फैमिली के लोगों को इसके होने की टेंडेंसी है, अगर हम उनको ही इसके बारे में एजुकेट कर लें तो भी बहुत है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये हर किसी को होगा ही, या ऐसा भी नहीं कि सारे बियर पीने वालों को हो या सारे नॉन वेजिटेरियंस को हो। और ये नॉर्मली क्योंकि एक एपिसोडिक पेन होता है तो ज़्यादातर लोग जिनको अगर ये हुआ भी उसके बाद वो अपने आप से अगर एक डिसिप्लिन डाइट या एक्सरसाइज रूटीन या फिर स्ट्रेस कम रखना, इन चीज़ों को फॉलो करने लगें तो ये भी हो सकता है उनको भी लाइफ में तो कभी दोबारा ना हो। तो इसलिए ओवरऑल जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन गाउट की हम बात करें तो उसकी शायद इंडिया में ज़रूरत भी नहीं है, और सब लोगों को इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। ओके। और विद टाइम आपको क्या लगता है ये बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? विद टाइम मुझे लगता है इस बीमारी का जो सीवियर रूप है वो तो कम हो रहा है।
ओके। लेकिन ओवरऑल एपिसोडिक जो प्रेजेंटेशन है शायद वो बढ़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफाइबल फैक्टर भी है इस डिजीज़ में। जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस ऑल्सो इन सम वे कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाई यूरिक एसिड लेवल, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें बढ़ती हैं। तो अगर हम एपिसोड की बात करें तो वो तो मुझे लगता है बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम गाउटी अर्थराइटिस या गाउट की वजह से होने वाला इररिपेरेबल डैमेज की बात करें तो वो एपिसोड्स अब कम हो रहे हैं इंडिया में, जो कि 15 साल पहले ज़्यादा थे, जब इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, जब लोगों को पता नहीं था। अब मुझे लगता है कि ओवरऑल पेशेंट स्पेसिफिक अवेयरनेस बेटर है, लेकिन जनरल पब्लिक की अवेयरनेस जो है वो अभी भी कम है। वो कम है। मेन और वुमेन किन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? ये मेल्स में ज़्यादा होता है, मेन में, और उसका कुछ एक हार्मोनल रीज़न भी है कुछ हद तक, क्योंकि फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन होता है वो ओवरऑल यूरिक एसिड वॉश आउट और मेटाबॉलिज्म को कम की तरफ रखता है। मतलब फीमेल्स में ईस्ट्रोजन नेचुरली हेल्प करता है यूरिक एसिड निकालने में शरीर से, और मेल्स में क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन इज द प्रीडोमिनेंट हार्मोन, तो मेल्स में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और जो अल्कोहल कंजप्शन है वो भी मेल्स में ज़्यादा है। तो इस वजह से, इन दो कारणों की वजह से मेल्स इसके ज़्यादा पेशेंट होते हैं। ओके। और इसमें पेन किलर्स लेना सही होता है? पेन किलर इसमें हम एक्यूट एपिसोड में देते हैं, लेकिन एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर कि अगर किसी को यूरिक एसिड का दर्द होने का चांस है वो पेन किलर खा ले और फिर मीट खा ले, वो हम एडवाइज नहीं करते हैं। ओके। क्योंकि वो उसका कोई इलाज नहीं है। पेन किलर का यूज़ तब है जबकि पेशेंट को दर्द हो रहा हो। जैसे जब कोई पेशेंट आता है एक्यूट फेज ऑफ पेन में जी, उस सिचुएशन में हम कहते हैं ठीक है, हम आपको पेन किलर भी देंगे या और फॉर्म्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी देंगे, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, से फॉर 3 डेज और 5 डेज। लेकिन लॉन्ग टर्म पेन किलर की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट मेरी बताई हुई जो 5 चीज़ें उनको फॉलो कर ले तो हो सकता है उसको दोबारा कभी इस तरह का यूरिक एसिड का अटैक पड़े ही नहीं। क्या क्या है वो 5 चीज़ें? 5 चीज़ें, पहले तो पानी अच्छे से पीना है। अगर आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम इस्टेब्लिश्ड है तो कम से कम आपको 4 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल इंसान को भी 3 लीटर के करीब। दूसरा, अल्कोहल, खासतौर से बियर नहीं लेनी। तीसरा, आपको रेड मीट या अगर आप मीट खाते हैं उसको आप छोड़ दें तो सबसे अच्छा है। चौथा, अगर आपके केस में आपकी फैमिली में इस्टेब्लिश्ड है कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं किसी भी रीज़न से, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के रीज़न से या किसी भी रीज़न से, अगर आप उसको अवॉइड करें तो भी आपके लिए बेस्ट है। और 5वीं चीज़ है, अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल नीचे रख पाएँ। स्ट्रेस लेवल से मेरा मतलब है कि ओकेजनल स्ट्रेस या कोई इवेंट रिलेटेड स्ट्रेस तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब अगर किसी का एग्ज़ाम है तो स्ट्रेस होगा, एंजाइटी तो होती है, एंजाइटी होगी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनको कि यूरिक एसिड की दिक्कत रही, उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया या किसी तरह का योगा शुरू किया, उन सिचुएशंस में हमने देखा है कि वो पेशेंट्स फिर काफ़ी सालों तक सिम्टम फ्री रहे, उनको कभी दोबारा दवाई लेने आना ही नहीं पड़ा। तो स्ट्रेस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो अननोइंगली इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो ये 5 चीज़ें अगर हम इनका ध्यान रखें तो ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको कि रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं यूरिक एसिड की वजह से या गाउटी अर्थराइटिस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो खुद को बचा भी लेंगे, उनकी दवाइयों की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और उनको फिर ये भी डर नहीं रहेगा कि अगर मैं कहीं घूमने गया एकदम से अटैक हो गया मेरे को तो मेरा क्या होगा। क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस हुई है, काफ़ी बार लोग अपनी जो फैमिली ट्रिप्स हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप हैं वो छोड़ के बीच में वापस आए कि मैं तो गया दोस्तों के साथ घूमने था और वहाँ जाके एकदम से अटैक हो गया और मुझे वापस आना पड़ा। तो उस सिचुएशंस में हम लोगों को कहते हैं कि आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करो, आप जहाँ भी जा रहे हो। जैसे ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ जीनी छोड़ दो, आप दोस्तों के साथ घूमने जाओ, आपको लगता है कि भाई दोस्तों के साथ आज आपको एंजॉय करना है, आप एक ओकेजनल बियर लेना चाहते हो, तो हम कहते हैं फिर आप उसी हिसाब से अपना हाइड्रेशन भी रखो। और अगर आप बियर ले रहे हो तो यू डोंट टेक नॉन वेज, आप दोस्तों की कंपनी भी इंजॉय करो लेकिन अपना ध्यान भी रखो। तो डॉक्टर, जो आपने 5 चीज़ें बताई, आई एम श्योर जितने भी लोग आज के एपिसोड देख रहे होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है आपसे, जब हम अर्थराइटिस और गाउट की बात करते हैं तो गाउट की वजह से क्या बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी कोई असर पड़ता है? गाउट की वजह से, जैसे किडनी है, मेन काम किडनी का है यूरिक एसिड को निकालना। तो अगर किसी भी वजह से यूरिक एसिड बहुत बन रहा है और किडनी उसको उतना एफिशिएंटली नहीं निकाल पा रही है,
तो सबसे पहले किडनी अफेक्ट होती है। जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं वो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके सिवा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं बॉडी में वो ट्रिगर होती हैं यूरिक एसिड की वजह से। तो अगर किसी पेशेंट को सपोजिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है या कोई ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बॉडी की और साथ ही यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो दोनों चीज़ें मिल के एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बना सकती हैं। उस सिचुएशन में भी हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो आपको अपना यूरिक एसिड कंट्रोल में रखना और भी ज़रूरी है। हम कितनी बार ये भी देखते हैं कि जनरलाइज्ड माइल्जिया जो कि मसल रिलेटेड पेन्स होते हैं वो भी पेशेंट्स में बहुत बढ़ जाते हैं कि अगर यूरिक एसिड उनका एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा हो। तो बाकी के ऑर्गन्स को भी ये डैमेज करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग रहता है वो किडनी के लिए और जॉइंट्स के लिए इसका इफेक्ट रहता है। ओके। और इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट बेसिकली 3 स्टेजेस में रहता है। पहला तो होता है एक्यूट स्टेज, जब पेशेंट एकदम दर्द के साथ आया तब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको पैर ऊपर रखना है अपना, बर्फ़ लगानी है, उसमें हिलना डुलना नहीं है आपको। एक्यूट स्टेज में हो सकता है अगर हाइड्रेशन कम हो तो हम आईवी फ्लूइड्स भी चढ़ाएं, हम पेन किलर्स भी दें, कभी कभी हमको स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो। उसके बाद आता है रोल उन दवाइयों का जो कि यूरिक एसिड को शरीर से निकालती हैं या यूरिक एसिड का बनना कम करती हैं। तो ये 2 क्लास की मेडिसिन हैं, वो हम पेशेंट को देते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिम्टम्स एंड दी हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब फर्स्ट एपिसोड है या सेकंड एपिसोड है या थर्ड है, या अगर कोई कारण है कि क्यों इस पेशेंट को आज ये दिक्कत हुई, तो डिपेंडिंग ऑन दैट इन 2 कैटेगरीज की हम दवाई देते हैं। अब ये दवाई कितनी लंबी देनी है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का फर्स्ट एपिसोड है, सेकंड है, या नॉर्मली यूरिक एसिड का लेवल कितना रहता है। हो सकता है दवाइयाँ हफ्तों देनी पड़े, हो सकता है महीनों भी, किसी किसी को लाइफ लॉन्ग भी देनी पड़ती है। इसके साथ में ट्रीटमेंट में हम ये भी देखते हैं कि वो क्या कारण है जिसने कि यूरिक एसिड को ट्रिगर किया है। जैसे अगर किसी को एंटी कैंसर ड्रग्स चल रही हैं या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तब तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें यूरिक एसिड ना बनने वाली और यूरिक एसिड निकालने वाली दोनों तरह की दवाइयाँ देनी है। तो उस सिचुएशन में इलाज जो है दवाइयों वाला लंबा भी रहेगा और दवाइयाँ काफ़ी भी चलेंगी, हो सकता है दिन में 2-2 दवाई लेनी पड़े। लास्ट सिचुएशन वो आती है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि हमने इस एपिसोड को तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमें आगे पेशेंट को दिक्कत ना हो उसके लिए क्या करना है। उस सिचुएशन में अगर किसी मेडिसिन से यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, जैसे अगर कोई टीबी की दवाई खा रहा है और यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया, तो टीबी की दवाई में भी हमको चेंज करना पड़ेगा कि हम वो दवाई बंद करें जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा रही है। तो एक तो मॉडिफाइबल फैक्टर है कि जैसे हमने दवाई बदल दी, पेशेंट ठीक हो गया, यूरिक एसिड अब नहीं बढ़ेगा। दूसरा नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है कि अगर कैंसर की दवाई है तो देनी ही देनी है, रोक नहीं सकते। इन दोनों सिचुएशंस में ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो दोनों सिचुएशंस में लागू हैं, लेकिन मेडिकल पार्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मॉडिफाइबल फैक्टर है कि नॉन मॉडिफाइबल। कंप्लीटली क्योरेबल है ये? इट इज़ कंप्लीटली क्योरेबल अनलेस there is a underlying metabolic problem or some issue that is constantly triggering excessive uric acid production. Constant factor हो गया जैसे कैंसर की दवाई कि हम बंद नहीं कर सकते, देनी देनी है। और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर या परमानेंट फैक्टर हो गया कोई ऐसा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जिससे कि शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा ही बन रहा है, जिसको हम रोक ही नहीं सकते, जो कि जेनेटिक भी हो सकता है। तो उन सिचुएशंस में हमारे लिए दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है या मुश्किल हो जाता है। उन पेशेंट्स का रेगुलर टेस्ट भी होता है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी चलती हैं, और फिर भी हो सकता है वो उस लेवल के पेन फ्री ना हो पाए। मतलब एक बार अगर हो गया तो ये फिर भी आपको आगे जाके भी ट्रिगर कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता। हम अगर देखें तो 1000 में से 999 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई मेटाबॉलिक रीज़न या कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो 999 लोगों को अगर हम 1000 में से देखें तो वो वैसे होते हैं जिनका कि किसी कारण से यूरिक एसिड बढ़ गया, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। तो उन सिचुएशंस में तो क्या है, वी कैन ट्रीट इट, मे बी वी ट्रीटेड वंस एंड दे गेट ट्रीटेड फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि आगे वो ध्यान रखेंगे। इतना सीवियर दर्द हुआ, उन्होंने बोला बस अब हाथ जोड़ लिया, इस दर्द को हम दोबारा नहीं होने देंगे। समझ आ गया, एक बार समझ आ गया। तो 1000 में से 999 तो एक बार ठीक हो गए तो लाइफ लॉन्ग ठीक रहते हैं, या एपिसोडिक कभी पेन होता है और दवाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन
1000 में से वो एक है जिसका हमको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मैनेजमेंट फॉलोअप करना पड़ता है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं। हाँ, तो इसीलिए यूरिक एसिड की प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है कि हमें उसके लिए जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक क्रिएट नहीं करना है। ये जैसे अभी कोविड होके गया, कोविड एक ऐसी चीज़ थी कि उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत थी कि एक से दूसरे को फैलेगा, दूसरे से तीसरे को दिक्कत कर रहा था, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी पड़ रही थी। लेकिन यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम ऐसी है कि एक से दूसरे को नहीं फैलेगी, और अगर फैमिली में है भी तो फैमिली में भी इसका पेनिट्रेशन कोई बहुत हाई नहीं है। पेनिट्रेशन से मतलब वो होता है वो बीमारी कि जो अगर फादर को है तो बेटे के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई ऐसा डिजीज़ होता है कि जिसकी फैमिलियल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कि अगर फादर को है तो बेटे को होने के 50% चांस है, जैसे कि HIV हो गया, बाकी और HIV भी ऐसी चीज़ है कि अब उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्प्रेड होने के लिए बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होना ज़रूरी है जी। लेकिन जैसे एनीमियाज होते हैं, थैलेसीमिया होता है जैसे, जो कि फैमिलीज़ में रन करता है कि अगर फादर को भी है, मदर को भी है, तो बेटे को या बेटी को होने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% है। तो उस तरह की बीमारी नहीं है ये यूरिक एसिड। ओके। तो इसलिए अगर फैमिलियल टेंडेंसी भी है तो भी हम इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। एट लास्ट डॉक्टर, क्या कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम से ज़्यादा अवेयर हो सकें और अपने, अगर वो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आगे जाके उनको पता हो कि उनको क्या करना है? खास तौर से मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि डेली अल्कोहल लेते हैं या नॉनवेज पे हेविली डिपेंडेंट हैं। अगर आपको कभी भी कोई पेन हो रहा है, एपिसोडिक पेन भी है, जैसे कि अगर फुट में पेन हुआ या एंकल में हुआ, बहुत सीवियर हुआ, उसको इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपना यूरिक एसिड लेवल चेक कराएं। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो कम से कम आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है और पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीना है, ताकि अगर आप डेली डिपेंडेंसी है अल्कोहल पे या नॉनवेज पे तो भी आपकी बॉडी से यूरिक एसिड वॉश आउट होता रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को गाउट के बारे में इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई एम श्योर आज का सेशन उनको ज़रूर पसंद आया होगा। और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आई एम श्योर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आज के एपिसोड में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।